कोलकाता के आखिरी चरण के चुनाव के दौरान महाजाति सदन में फेंके गए बम इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 35 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9:30 बजे तक 16.4% हुआ मतदान। यूपी में पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी। प्रदेश के 17 जिलों में हो रहा मतदान। किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं। और कोरोना की चपेट में आए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, मुझ में किसी तरह के लक्षण नहीं देखे गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान। चलिए आगाज करते हैं बुलेटिन का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह समेत 33 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस निरीक्षक भीमराव घाड़गे की शिकायत पर अकोला के शहर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में परमबीर सिंह और मुंबई के ईओ के डीसीपी पराग मनेरे समेत 33 लोगों के आरोपी बनाया गया है। खास बात यह है कि सभी के खिलाफ 27 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक भीमराव घाड़गे ने आरोप लगाया है कि थाने पुलिस आयुक्त रहते हुए परमबीर सिंह ने आरोपियों को बचाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। नहीं मानने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके खिलाफ ही झूठा मामला बना दिया गया। बता दें कि पिछले महीने ही मुंबई पुलिस आयुक्त पद से सिंह का तबादला होने के बाद उनके खिलाफ करप्शन की दूसरी शिकायत है। इससे पहले मुंबई के पुलिस अधिकारी अनूप डांगे ने सिंह के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। आपको बता दें कि एंटीलिया प्रकरण के बाद परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद सीबीआई ने प्राथमिक जांच कर एफआईआर दर्ज की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर मुरारी सिंह मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मुरारी जी, बताइए कि जिस तरह से ये मामला अब सामने आया है और लगातार जो है डीजी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं और पहले भी शिकायतें आती रही हैं, क्या कुछ नया अपडेट आपके पास है? जी जुबेर, बिल्कुल सही कहना है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अकोला में परमबीर सिंह के साथ साथ टोटल 32 लोगों पर 27 धाराओं के तहत जो है कि मामला दर्ज किया गया है और जो ये आरोप लगे हुए हैं ये काफी गंभीर आरोप है। और ऐसे में परमबीर सिंह की मुश्किलें यहाँ बढ़ गई है। कभी भी पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो अटकनें लगाई जा रही थी वो हवाई थी। लेकिन अकोला पुलिस में जिस तरीके से मामले की गंभीरता और शिकायत को देखते हुए जो एफआईआर दर्ज हुआ है और नामजद एफआईआर है, इसमें कहीं न कहीं परमबीर और उनके साथ जो सहयोगी थे उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ गई है। जी जुबेर। मुरारी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि परमबीर सिंह पहले भी ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि उनके खिलाफ सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है और कुछ राजनेता उनके खिलाफ इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या परमबीर सिंह का ये आरोप सही है क्या? देखिए जुबेर, ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि परमबीर सिंह विवादों में आए हैं या सुर्खियों में रहे हैं। इससे पहले जब मुंबई से सटे ठाणे शहर के भी वो पुलिस कमिश्नर थे तो उनके ऊपर वहां पर भी कई गंभीर आरोप लग चुके थे। और ऐसे में अब उनके ऊपर जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख सहित कई लोग आरोप लगाए हैं और इसमें जिस तरीके से अब नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें जांच का विषय है। जांच होगा और उस जांच में क्या कुछ सच्चाई निकल कर आएगी उसका इंतजार करना होगा। जी जुबेर, मैं ये भी मुरारी जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री की तरफ से या फिर महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है इस जानिब से कि जिस तरह से परमबीर सिंह पर पूरे आरोप लगते रहे हैं और इल्जाम लग रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की पूरी पुलिस पर एक दाग का, एक जैसे दामन पर दाग लग जाता है उस तरह से है? जुबेर, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरीके से मुंबई पुलिस में रहते हुए परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर लगाई है, महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और इसलिए
सच्चाई बाहर आना जरूरी है कि आखिर परमवीर सिंह के क्या संबंध थे, इस पूरे जो आरोप लगे हैं उसमें किस तरीके की भूमिका थी, और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार की भी उसमें किस तरीके की भूमिका थी। जहां एक तरफ सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है, वहीं अब अकोला पुलिस परमवीर सिंह से रिलेटेड उस तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। जी जुबेर। मुरारी जी, इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बंगाल में 1.5 महीने बाद आज चुनावी शोर थम जाएगा। आज कुल 35 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह बंगाल चुनाव का आखिरी चरण है। इसके बाद 2 मई को 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव नतीजे आएंगे। वहीं उत्तर कोलकाता में आखिरी चरण के मतदान में भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। नॉर्थ कोलकाता में महाजाति सदन सभागार के पास बम फेंकने की खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने घटना की जानकारी मांगी है। मालदा से बीजेपी उम्मीदवार गोपाल चंद्र ने अपना वोट डाला है, ये भी खबर सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो शाहपुर में 18 अप्रैल को एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां मुझे गोली लगी और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने आगे कहा कि ये टीएमसी और कांग्रेस के गुंडों में से किसी एक का काम है। उन्होंने कहा कि यहां टीएमसी का जंगल राज है। सुबह से तो वोट चल रहा है। मैं तो घर में था, यहाँ पे फर्स्ट वोट देने के लिए आया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम था। कुछ पोलिंग स्टेशन में ऐसे है, कुछ पोलिंग स्टाफ लोग कॉन्विक्टेड है, माने ये हुआ है, तृणमूल के साथ लगा हुआ है। कुछ पोलिंग स्टेशन में हम लोग का पोलिंग एजेंट के घुसने नहीं दे रहा है। तृणमूल लोग को ये रुकता है, कहाँ पे पोलिंग स्टाफ लोग ऐसे करता है, तो वो अच्छा नहीं है। हम लोग इलेक्शन कमीशन में ऑब्जर्व किया, मैं अपने से कंप्लेन किया। आदमी तो मालदा विधानसभा का आदमी 100% बीजेपी के चुनाव में जीतेगा। तो हम लोग को ही बोल रहा है, हम लोग की बात वोटर लोग सुनता है, तो आशीर्वाद करेगा। मैं यहाँ से बहुत वोट से जीतूंगा, मेरा आशीर्वाद है आम जनता का। चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज चौथे चरण में कुल 17 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार देखने को मिली। इस चरण में कुल 2,98,000 वोटर, माफ कीजिएगा, 2,98,00,000 वोटर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चरण में अंबेडकर नगर, अलीगढ़, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, बस्ती, बहराइच, मऊ, मथुरा, शाहजहांपुर, हापुड़, संभल, सीतापुर और सोनभद्र में मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 3 चरणों का मतदान हो चुका है। आज चौथा चरण है और 2 मई को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधान बढ़िया होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए, वही होना चाहिए प्रधान ऐसा बढ़िया। तो विकास में क्या क्या होना चाहिए? विकास में मोरियां हैं, नाली जो है वो सही होनी चाहिए, कुछ जो है नल की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई रास्ता भी सही होनी चाहिए। प्रधान हम देखते हैं अपना काम कराने वाला आदमी, वो सही होना चाहिए। अपने किस तरीके का विकास होना चाहिए? विकास बढ़िया होना चाहिए, और विकास की तरह से ही गरीब जनता पर क्या है कि विकास होता रहे। क्या क्या होना चाहिए गांव में? गांव में ऐसे अपना खरंजा भी है, और वो लाइट की समस्या है, नली नाले की जरूरत है, पानी की सुविधा है, नल की है, ये चीज सुविधा होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। और अच्छा विकास चाहेंगे, सड़कें अच्छी हों, हर कोई जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को वो सब मिले, गरीबों का सहयोग सब अच्छी तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि सड़कें बस जहाँ मेन सड़कें भाई अच्छी हों, जो गांव के अंदर की सड़कें, जो गली में कोई मेन गाड़ी जाती नहीं, वो भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए, वो भी रोड अच्छी होनी चाहिए। प्रधानी का अच्छा, कैसी वोटिंग चल रही है? ग्राम पंचायत वोटिंग कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत व्यवस्था बढ़िया है। पेपर मशीन। ये किस चीज का चुनाव चल रहा है? ये ग्राम पंचायत प्रधानी का चुनाव चल रहा है। और वोटिंग कैसी चल रही है यहाँ पर? साहब ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बैलेट पेपर सही है साहब, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ना महिला को दिक्कत आती है। यूपी में आज पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस दौरान मथुरा के ब्लॉक राय के गांव कोयल में अचानक हो रहे मतदान को निरस्त कर रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रधान महिला प्रत्याशी की मौत के बाद यह फैसला किया गया है। कोयल गांव के पोलिंग बूथ पर 10 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए मैदान में थे, जिसमें ललिता नाम के एक प्रत्याशी की आकस्मिक मौत हो गई,
जिसको लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने प्रधान पद पर पड़ने वाली वोटिंग पर रोक लगा दी। इस बूथ पर 10 बजे तक 139 वोट पड़ चुके थे और कुल मतदाताओं की संख्या 1600 है। मेरे भाई छोटे भाई की पत्नी यहाँ से प्रधान पद के लिए उम्मीदवार हैं। सुबह लगभग 1 घंटे यहाँ प्रधान पद के लिए वोट डाले जा चुके हैं। उसके बाद अचानक ही प्रधान पद के वोटिंग को रोक दिया गया है और न हमें उसकी कोई सूचना है। हमारे यहाँ एक कोरोना से जो प्रधान पद की उम्मीदवार थी वो खत्म हो गई थी रात। तो किसके द्वारा यहाँ रोक दी गई बोले? ये यहाँ सेक्टर मजिस्ट्रेट आए थे और बिना किसी सूचना के उन्होंने मतदान रुकवा दिया और हमसे न हमें कोई संतुष्ट जवाब दिया उन्होंने। इसको लेकर किसी अधिकारी से बात नहीं है? और इसी लेकर हम किसी अधिकारी से बात नहीं कराई। हमने कहा उनसे कि हमारी किसी अधिकारी से बात करा दो, तो हमें कोई पता नहीं है और तुरंत गाड़ी लेकर से चले गए और मतदान रुका हुआ है और इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। यूपी में आज आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं हापुड़ में भी चौथे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। यहां सुबह से ही मतदाता कतारों में लगकर वोट डाल रहे हैं। बता दें कि यहां 7.5 लाख से ज्यादा मतदाता गांव की सरकार को चुनेंगे। इस समय जिले की 1235 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जारी है। जनपद के 10 ब्लॉकों के 860 मतदान केंद्रों और 2155 बूथों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मतदाता भी भारी उत्साह के साथ वोटिंग कर रहे हैं। इस दौरान सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आप वोट डालने आई हो, कैसा लग रहा है आपको? आप पहली बार वोट डाल रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है वोट डालते हुए और ये हक सभी को मिलना चाहिए वोट डालने का। तो अपना वोट सही जगह पर देना चाहिए। कैसा प्रत्याशी आप चुनना पसंद करेंगे? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आने वाले भविष्य के बारे में सोचे और आगे चल के कुछ अच्छा करे। ऐसा ना करे कि जिससे जनता को दुख। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कल संक्रमित हो गई थी। दोनों घर पर ही आइसोलेट हो गए हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं थे और मैं ठीक महसूस कर रहा था। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना ने आम से लेकर खास तक किसी को भी नहीं छोड़ा है। कोरोना की जद में बड़े से बड़े लोग आ रहे हैं और इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार यही हिदायत दी जा रही है, बार बार यही अपील की जा रही है कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का बहुत सख्ती के साथ पालन किया जाए। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले,
YouTube और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। तो दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई है। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली में बेड्स और ऑक्सीजन का संकट लगातार जारी है। बीते दिनों में दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई हुई, जहां दिल्ली सरकार ने अपनी ओर से एक प्लान पेश किया। कई अस्पतालों ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई है कि ऑक्सीजन की सुचारू सप्लाई न होने से कई मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसे में ऑक्सीजन संकट को लेकर भी दिल्ली पर नजर बनाए रखी पड़ेगी। दिल्ली में बेड को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। राजधानी में अभी 1689 ऑक्सीजन बेड खाली पड़े हुए हैं, जबकि सिर्फ 14 आईसीयू बेड खाली है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौत की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। देश में हालात बेहद भयावह हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,79,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं और 3,645 से ज्यादा लोगों की संक्रमण से जान जा चुकी है। राहत की बात यह है कि अब 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा कि पीएम ने ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगवाने का इंतजाम किया है और यह अच्छा कदम है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। लगाने की व्यवस्था की गई है देश के 561 जिलों में। ये सब तमाम उपाय हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और भी अधिक उपाय करने की जरूरत है। बाण की तरह खड़ा है, उसके सिंग पकड़ कर लड़ना है। तो ये सोच के कि हम 15 दिन टाल देंगे तो हम अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, ये बेकार बात है। सरकारें अलग अलग बहाने दे रही हैं। कोई वैक्सीन नहीं मिलने का बहाना है, कोई फाइनेंशियल कमी का बहाना है, कोई सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन नहीं दे पाएगा उसका बहाना है। ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन जितनी अवेलेबल वैक्सीन है हमें काम तो शुरू कर देना चाहिए। एक बार काम गति पकड़ता है तो सामान भी मिलने लगता है। ये सोच के कि हम एक ही साथ 5 करोड़ वैक्सीन इकट्ठा कर लें तब हम वैक्सीन देने लगेंगे, ये करने में तो 4 महीने निकल जाएंगे, 6 महीने निकल जाएंगे। 6 महीने तक लोगों को मरने की। यूपी में कोरोना महामारी में लगातार ऑक्सीजन की मांग बढ़ती और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए अपर गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने अमेठी जनपद को 3 टन ऑक्सीजन से भरा टैंकर भेजा है। बता दें कि यह टैंकर पुलिस स्क्वाड की निगरानी में आज अमेठी पहुंचेगा। जिलाधिकारी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरोना संकट से जूझ रहे देश में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। यूपी भी इससे छिपा हुआ नहीं है। आज मेरठ में ऑक्सीजन के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ा। हालात ये हैं कि बीमारों के परिजनों का रो रो कर ऑक्सीजन के लिए गुहार लगानी पड़ रही है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ के प्रतापपुर में स्थित गैस गोदाम के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने पहुंचे। ऑक्सीजन लेने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए, लेकिन कोई उम्मीद दिखाई नहीं दी। मेरठ से ही दूसरा मामला सामने आया है, जहां लोग अपने परिजनों के लिए दिल्ली से ऑक्सीजन भरवा कर ला रहे हैं। मेरठ के प्रतापपुर फ्लाईओवर पर 2 लोग दोपहिया वाहन पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरठ के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में वो दिल्ली से सिलेंडर भरवा कर लाए हैं ताकि अपने रिश्तेदारों को वक्त रहते बचाया जा सके। यूपी के गोरखपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन दिखाई दी। वहीं लोगों का कहना है कि हम यहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हम यहां शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। हमको आज 3 बजे दवाई मिलने की उम्मीद है। तो ये हाल उस गोरखपुर का है जहां से यूपी के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ आते हैं।
हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं और जो पेशेंट हमारा एडमिट है वो तो वहाँ मर ही रहा है, हम भी यहाँ मर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ बाहर किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। प्रशासन ने यहाँ बता दिया है कि टोकन मिलता है और टोकन किस आधार पे और कैसे मिलेगा इसके बारे में प्रशासन ने नहीं बताया। जो भी लोग यहाँ हैं वो हर आदमी अपने हिसाब से आ रहा है, लाइन लगा रहा है। हम 12 घंटा 13 घंटा यहाँ शाम से लाइन लगा रहे हैं और पता चल रहा है कि सुबह आकर के यहाँ पर बवाल हो रहा है, क्योंकि हर आदमी को आवश्यकता है इंजेक्शन की। अब ये बताइए कि इस परिस्थिति में जो परिस्थिति आज यहाँ है, जो वहाँ मर रहा है वो तो मर ही रहा है, जिसके लिए हम यहाँ खड़े हैं और हम भी मर रहे हैं यहाँ, क्योंकि इस परिस्थिति में तो कोई नहीं बचेगा। कोविड में जहाँ प्रशासन और लोग ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, उस परिस्थिति में देखिए अव्यवस्था की सारी परिकाष्ठा पार हो चुकी है। कि कोई अपना नंबर लगा दे रहा है, कोई कैसा लगा दे रहा है। इससे व्यवस्था जो लोग बचे हुए हैं कम से कम वो सुरक्षित रहें। ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन हो पा रही है, ये बड़े शर्म की बात है हम नागरिकों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी जो है। तो ऐसे यहाँ पे गवर्नमेंट का या रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठाया जाए कि आपको बाकायदा नंबरिंग हो जाए और दूर दूर लोग रहें, एक एक नंबर करके टाइमिंग्स के अनुसार आवें, अपना फिर टोकन लें, फिर शाम को फिर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो करें। और इसकी अगर सफिशिएंट नंबर की अगर इंजेक्शन्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाए तो ये प्रॉब्लम्स इतनी नहीं हो। कब से आए हुए हैं और कितना घंटा? नहीं, मैं तो यहाँ से 4 बजे आया हूँ जो है। अब 4 बजे ऐसे सारे लोग जो है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं मुंबई के दादर सब्जी बाजार में काफी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे। इस दौरान लोगों ने सामाजिक दूरी के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कड़े प्रतिबंध लागू हैं, फिर भी लोग मंडी में भीड़ लगा रहे हैं और कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का नजारा है। महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड मरीज सामने आए हैं। कोरोना ने सबसे ज्यादा प्रकोप, सबसे ज्यादा तांडव अगर कहीं मचाया है तो वो महाराष्ट्र राज्य है, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी समझ नहीं रहे हैं। और उसकी ताजा मिसाल आपके सामने मौजूद है। ये दादर की सब्जी मंडी है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दी हैं। राज्यों को 400 रुपए की जगह वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। इसको लेकर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने यह प्रतिक्रिया दी। इस तरह से मैंने वैक्सीन का दाम तय हुआ है वो आश्चर्यजनक है। मैंने 2 वैक्सीन हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक सीरम वाला इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा जो है भारत बायोटेक का इस्तेमाल हो रहा है। अब भारत सरकार जो है 150 रुपए में वैक्सीन लेगी इन दोनों से, भारत बायोटेक से भी और सीरम इंस्टीट्यूट से भी। और राज्य सरकारों को के लिए अलग रेट तय हो गया है। मैंने राज्य सरकारें मैंने सबसे कमजोर हैं, उनके पास जो है मैंने रेवेन्यू का आने का जो स्रोत है वो बहुत ही कमजोर है और उनके ऊपर ज्यादा जवाबदेही है, उनको ज्यादा देना होगा और जिसके पास स्रोत है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कम देना होगा। और आश्चर्य इस बात का है कि भारत सरकार ने कोविड के मामले में 35,000 करोड़ का फंड जो है ऑलरेडी आवंटित कर चुके हैं। कोरोना वायरस पिछले 1 साल से भारत में तबाही मचा रहा है। देश में पिछले कई दिनों से 3.5 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। महामारी के तांडव के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। अस्पताल ऑक्सीजन, दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने विदेशी सहायता प्राप्त करने की अपनी नीति में 16 साल बाद बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद उसने विदेश से मिलने वाले उपहार, दान और सहायता को स्वीकार करना शुरू किया है। साथ ही चीन से भी चिकित्सा उपकरण खरीदने का फैसला किया गया है। कोरोना महामारी की मार के चलते विदेशी सहायता प्राप्त करने के संबंध में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण और जीवन रक्षक दवाएं खरीदने में कोई समस्या नहीं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी भारत की मदद की पेशकश की है। जहां तक पाकिस्तान से सहायता हासिल करने का सवाल है तो भारत ने इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया है। नई नीति के मुताबिक राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक दवाइयां खरीद सकती हैं। सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगी। फिल्म एक्ट्रेस पायल घोष ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए आज मुंबई के अंधेरी इलाके में जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा। पायल घोष ने इस नेक काम की हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है।
गरीब बच्चों को खाने के पैकेट बांटने की उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही हैं। तस्वीरों में आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे पायल घोष बच्चों से घिरी हुई नजर आ रही है। बच्चों के साथ लाइक कनेक्ट हो पाऊँ। और आज अभी जो कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, इसके लिए वी आर। और इस बीच यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं। कोरोना जिस रफ्तार से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचाया हुआ है, कोहराम मचाया हुआ है, उसे देखते हुए डॉक्टरों से योगी आदित्यनाथ की ये मीटिंग अभी जारी है। योगी आदित्यनाथ ये जानना चाहते हैं डॉक्टर्स के जरिए, चिकित्सकों के जरिए कि हालात प्रदेश में क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में डॉक्टर्स के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, सचिव भी मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।